नमस्कार, मैं हूं विकास टेकरे और स्वागत करता हूं आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आइए आज की वीडियो में हम जानने का प्रयास करते हैं भारतीय इतिहास लेखन की अवधारणा के अंतर्गत आधुनिक काल में इतिहास लेखन की अवधारणा या परंपरा के बारे में। हमारी जो आज की जानकारी होने वाली है या हमारे नोट्स होने वाले हैं वो है इतिहास लेखन की इस किताब से, जिसके राइटर हैं डॉक्टर एस.एल. बरे। दोस्तों, आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं आधुनिक काल में इतिहास लेखन की अवधारणा किस प्रकार की रही। इतिहास किन चीज़ों से बनता है? तो इतिहास 4 चीज़ों से बनता है: व्यक्ति, स्थान, घटना और तिथि। इन 4 चीज़ों के होने पर किसी भी ऐतिहासिक चीज़ को इतिहास की महत्वता के आधार पर दर्ज कर लिया जाता है। उस व्यक्ति के महत्व के आधार पर उस घटना का ऐतिहासिक महत्व होता है। व्यक्ति जितना ज़्यादा प्रसिद्ध होता है या फिर वो घटना जितनी ज़्यादा प्रसिद्ध या व्यापक होती है, इतिहास में वह उतने ही बड़े पैमाने पर दर्ज होती है। जैसे कि हम रोज़ खाना बनाते हैं, रोज़ खाना खाते हैं, रोज़ उठते हैं, रोज़ की हमारी दिनचर्या है, लेकिन ये एक दैनिक दिनचर्या है। ये भी हम इसे एक इतिहास कह सकते हैं। लेकिन क्या ये इतिहास लोगों के पढ़ने लायक है या फिर ये वो इतिहास है जो लोग जानेंगे? लेकिन अगर हम बात करें गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग या फिर किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति की ऑटोबायोग्राफी की बात करें जिनमें उनकी दिनचर्या होती है, तो उसे भी लोग पूरी रोचकता के साथ पढ़ते हैं और उसे इतिहास मान लेते हैं। इसके पीछे वजह होती है कि उस व्यक्ति की व्यापकता या फिर उस व्यक्ति की प्रसिद्धि। तो इसी तरह से इतिहास 4 चीज़ों से बनता है और उन्हीं 4 चीज़ों को बनाने वाला इतिहासकार कहलाता है, जो किसी भी घटना, किसी भी व्यक्ति, स्थान के आधार पर, तिथि के आधार पर इतिहास लेखन करता है। तो आइए जानते हैं कि आधुनिक काल में इतिहास लेखन की अवधारणा या परंपरा किस प्रकार की रही और किस प्रकार से इतिहासकार के सोचने का नज़रिया था। परंपराएं जब प्राचीनतम रूप धारण कर लेती है तो इतिहास बन जाती है, यानी कि जो आज है वो कल आने वाले समय में इतिहास बन जाएगा। आधुनिक युग का आरंभ, तो इस समय आधुनिक युग का आरंभ माना जाता है। तो आधुनिक इतिहास का आरंभ कब से माना जाता है? तो यह माना जाता है 17वीं शताब्दी से। हालांकि इसे हम पूरी तरह से ये नहीं कहेंगे कि पूरी तरह से नई विचारधाराएं आ गई थी, लेकिन ये वो समय था जो बड़े बड़े परिवर्तनों का समय कहा जा रहा था। जैसे कि भारत में पुनर्जागरण काल या फिर 17वीं शताब्दी में हम भक्ति आंदोलन से जस्ट छूटे थे और बहुत सारे बड़े बड़े प्रयोग हो रहे थे। आधुनिक युग 17वीं शताब्दी के अंत एवं 18वीं सदी के आरंभ से माना जाता है। इस युग की परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप इतिहास की अवधारणा में परिवर्तन होता रहता है। वही यूरोप के इतिहास में पुनर्जागरण काल से आधुनिक युग का आरंभ माना जाता है। पुनर्जागरण काल को मध्य युग तथा आधुनिक युग को संक्रांति काल कहा जाता है, यानी कि इस काल में बड़े व्यापक तौर पर परिवर्तन हुए। इससे मध्य युग के ईश्वर परक दृष्टिकोण के स्थान पर मानव परक विचार का उत्थान होने लगा। जीवन में सर्वत्र परिवर्तन का साम्राज्य था। विश्व की विशालता और विविधता मानस पटल पर अंकित हो रही थी। अब एक सामान्य सा प्रश्न बनता है कि लोग कैसे ये तय कर लेते हैं कि ये मध्यकाल है, ये प्राचीन काल है, या आधुनिक काल है। तो एक समय की एक माइंड थॉट रहती है, लोगों का एक सोचने का नज़रिया होता है। जब उस नज़रिए में एक अचानक परिवर्तन आ जाता है, अचानक तो नहीं आता, धीरे धीरे आता है, लेकिन जब वो परिवर्तन पूरे समाज में फैल जाता है तो फिर एक नए युग की शुरुआत हो जाती है। जैसे कि हम 20वीं सदी के लोगों की बात करें तो उनका टेक्नोलॉजी को लेकर उतना ज़्यादा अनुभव नहीं रहा था, लेकिन आज के समय की हम बात करें तो तकनीक कितनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, एआई आ चुकी है और बहुत सारी नई नई क्रांतियाँ हो चुकी है। तो हम कह सकते हैं कि जो 21वीं सदी का युग है वह एक अति आधुनिक युग है और यह टेक्नोलॉजी का युग है। इस तरह से हम ये तय करते हैं कि जो मध्यकाल था वो दासता का युग था, या फिर यूरोप में बात करें तो उस समय धार्मिक धर्मांध चल रहे थे, पुनर्जागरण नहीं हुआ था। लेकिन जब धीरे धीरे पुनर्जागरण हुआ और एक नई विचारधारा पनपी तो फिर वहाँ पर से आधुनिक काल की शुरुआत हुई। फिर इसके बाद में हम देखते हैं नियति अनियति के भाव। नियति में सभी का अटल विश्वास था, परंतु मनुष्य अपने नियमन तथा संतुलन से नियति को भी अपने अनुरूप बना सकता है। मैकियावेली के विचारों में यह भाव सर्वत्र दिखाई देता है। मध्ययुगीन इतिहास की भांति आधुनिक युग के इतिहासकार जगत को निकृष्ट
तथा अस्थायी नहीं समझते थे। वे इसे सत्य तथा यथार्थ मानते थे। इतिहास में ईश्वरीय इच्छा को कारण न मानकर इच्छा की प्रबलता को स्वीकार किया गया है। मध्यकालीन या प्राचीन कालीन जो इतिहासकार थे उन पर धार्मिक प्रभाव ज़्यादा था। इसके कारण वे इतिहास को भी वैसा ही सोचते थे जैसे कि धर्मों में कहा गया है, यानी कि यह जीवन, यह संसार कुछ भी नहीं है, सब कुछ एक दिन नष्ट हो जाएगा जब हमारे ईश्वर चाहेंगे। लेकिन आधुनिक कालीन इतिहासकारों ने बताया कि हम तो भैया अमीबा से बने हैं, फिर हम बंदर बने, फिर धीरे धीरे हमारा विकास हुआ, फिर हम इंसान बने। अलग अलग प्रकृति की बातें हुई। फिर डार्विन ने अलग अलग सिद्धांत दिए कि कैसे विश्व का, कैसे जगत का, पृथ्वी का निर्माण हुआ और कैसे हम बने। तो ऐसे धीरे धीरे जो इतिहासकार थे उन्होंने यह मान लिया कि जो जगत है वह निकृष्ट और अस्थायी नहीं है, यह सब कुछ स्थायी है और इसे हम अच्छे से समझ सकते हैं। फिर इसके बाद में नवीन राज्यों एवं नवीन नगरों एवं राज्यों का इतिहास लेखन। पुनर्जागरण कालीन इतिहासकारों ने ईसाई समुदाय के वृत्तांतक के स्थान पर उदयमान नगरों तथा राज्यों का इतिहास लिखना प्रारंभ किया, क्योंकि इनका संबंध मानवीय प्रक्रिया के साथ जुड़ा हुआ था। उनके द्वारा विभिन्न मनुष्य पाप और पुण्य दोनों से भरे हुए थे, यथार्थ व्यक्ति थे। उनकी उन्नति का प्रमुख कारण उनकी चारित्रिक गरिमा थी। अध्यायवसायी मानव समाज का सर्वांगीण अनुसंधान ही इतिहास का लक्ष्य बन गया। अर्थात जो मध्यकाल में जो सोचने का नज़रिया था वो पूरी तरह से बदल गया। अब नए नए अनुसंधानों को इतिहास का लक्ष्य बना दिया गया और रूढ़िवादी विचारधाराओं को छोड़ दिया गया। इसके बाद में देखिए क्षेत्रीय एवं प्रादेशिक इतिहास लेखन की शुरुआत। यहाँ पर आपको चीज़ों को आसान से आसान शब्दों में समझने का प्रयास करना है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएँ तो कोशिश करें कि आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग करें जो सटीक हो और आपके लेवल को दर्शाएं कि आप एमए के विद्यार्थी हैं और आपको अच्छे नंबर अर्जित करने में मदद करें। क्षेत्रीय एवं प्रादेशिक इतिहास लेखन की शुरुआत। परिणाम स्वरूप पुनर्जागरण कालीन इतिहास की अवधारणा प्रवृत्ति मूलक बन गई थी। दोस्तों, इसका स्वरूप व्याख्यापरक न होकर घटनापरक हो गया था, यानी कि अब कोई भी इतिहासकार अपने मन से लीपापोती नहीं करता था, बल्कि घटना को ध्यान में रखकर इतिहास का सृजन हो रहा था। विश्वव्यापी दृष्टिकोण का महत्व उत्तरोत्तर क्षीण हो गया और उसका स्थान क्षेत्रीय तथा प्रादेशिक इतिहास ने ग्रहण कर लिया। यानी कि अब विश्व इतिहास या फिर एक बड़े इतिहास, जैसे कि हम भारतीय इतिहास पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं कि हम अकबर के बारे में या फिर मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं, फिर दिल्ली सल्तनत के बारे में, मौर्य वंश, गुप्त वंश, इनके बारे में पढ़ते हैं। हम उन क्षेत्रों के बारे में पढ़ते हैं या फिर उस सत्ता के बारे में पढ़ते हैं जो पूरे केंद्रीय स्तर पर थी, जिसका क्षेत्र व्यापक था। लेकिन हम क्षेत्रीय या फिर प्रादेशिक अर्थव्यवस्थाओं या फिर राजाओं के बारे में नहीं पढ़ते हैं। लेकिन आधुनिक काल में इसकी शुरुआत हुई कि जो क्षेत्रीयता है उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। आगे चलकर इसी क्षेत्रीयता के आधार पर सबाल्टर्न या फिर एनल्स परंपरा की शुरुआत होती है, जो सामान्य लोगों के बारे में भी इतिहास में दर्शाने की बात करते हैं। दोस्तों, इसके बाद में इतिहास धर्म प्रधान न होकर राज नियमित होने लगा था। पुनरुत्थान कालीन मानववाद आधुनिक युग में बुद्धिवाद, इतिहास इतिवृत्तात्मक, विद्वतापूर्ण तथा दर्शन प्रधान के रूप में पल्लवित हुआ। इसके बाद में पांचवा बिंदु आता है कि मध्ययुगीन आदर्शों की जगह बहुमुखी प्रगति पर जोर। पुनरुत्थान काल ने मानसिक क्षितिज को विस्तृत किया। मध्ययुगीन आदर्शों की नीरसता तथा तत्पश्चात्यता की शुष्कता के स्थान पर मानव जीवन की रागात्मक सरसता और उसकी बहुमुखी प्रगति का उल्लास इतिहास और संस्कृति को नई प्रेरणा तथा स्फूर्ति से अभिसिंचित करने लगे। मनुष्य की जीवन लीला के प्रति नूतन अभिरुचि उमड़ पड़ी। यहाँ पर इतिहासकार स्पेंगलर ने लिखा है कि आजकल यूरोप के नगरों के असंख्य घंटाघरों की निरंतर टनाटन काल की कराल गति का कठोर परिचय देती हुई यूरोपीय संस्कृति की ऐतिहासिक प्रवृत्ति का सुंदर साक्ष्य प्रस्तुत करती है। यानी कि यहाँ पर स्पेंगलर कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जो आदर्शवाद था उसके स्थान पर
बहुमुखी बात को भी और अलग-अलग क्षेत्रों को महत्व दिया जाने लगा था। अब इसके बाद में हम इसे देखते हैं जिसके आधार पर हम और भी चीज़ों को समझेंगे। और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है इतिहास की विभिन्न अवधारणा या फिर परंपरा। तो यहाँ पर भारतीय इतिहास लेखन की अवधारणा है। भारतीय इतिहास लेखन की अवधारणा में हम देखते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन की अवधारणा जो कि प्रारंभ से 1206 यानी कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना करता है, यानी कि सल्तनत की स्थापना तक का समय, फिर मध्यकालीन भारतीय इतिहास लेखन की अवधारणा आती है जो कि 1206 से 1707 तक औरंगज़ेब की मृत्यु तक का समय, और फिर इसके बाद में आधुनिक इतिहास आता है। और ये जो आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन की अवधारणा 1707 से 1818 तक मानी जाती है। फिर इसके बाद में देखिए इतिहास लेखन की धार्मिक अवधारणा, तो इसमें पारसी अवधारणा, यहूदी अवधारणा, इस्लामिक और ईसाई अवधारणा हमें देखने को मिलेंगी। फिर 18वीं सदी की अवधारणा की बात करें तो यहाँ पर 1707 से 1800 ईस्वी तक का यहाँ का समय है। फिर 19वीं शताब्दी की अवधारणा, फिर 20वीं शताब्दी की अवधारणा, फिर इसके बाद में रोमांटिक युग की अवधारणा आती है। इस तरह से हम 6 प्रमुख अवधारणा यानी कि इतिहास के 6 प्रमुख कालखंडों के बारे में आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। तो ये हमारे तो हमने यहाँ पर रोमांटिक युग की बात की और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपकी जानकारी के लिए काफ़ी बेहतर होगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी को शेयर करें ताकि लोगों के काम आ सके। और वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, ऑरिजिन ग्रेट मॉडर्न कहते हैं, ऊंची चोटी पर पहुंचना मकसद है तो अपना काम निचली सतह से शुरू करना चाहिए। यानी कि अगर आप बड़ी मंजिल, बड़े लक्ष्य की ओर जाना चाहते हैं तो शुरुआत शून्य से कीजिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद।